फौजी कभी भी कोई भी चीज़ प्लानिंग के बगैर नहीं करता। So it was like a Hanuman moment. We had to tell them that you are capable of it and you can do it. I used to in fact have presentation में the salary chart of junior lecturer and I used to show him कि आप देखो salary में आप किसके बराबर हो and look at him how is he traveling, how are you traveling and मुझे पता है क्या कष्ट है आपको. You have that hesitation. वो वाटरफॉल मॉडल की तरह होता था कि एक बार आपने तय कर लिया भाई यहाँ से अगर पुणे से जम्मू जाना है तो पुणे से जम्मू जाना है, आपने ये ट्रेन का रिजर्वेशन कर लिया, 48 घंटों का सफ़र है तो वो आपने तय करना है. There was a regulation जिसमें they could travel by under own arrangement, जिसमें they could claim this cost. 3600 to 3800 में by air travel होता है. Why don't you travel? मगर उस टाइम वो mindset वाला issue बहुत आता है. तो छुट्टी आपका बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैवल का एक पहलू होता था और उसमें अगर प्लानिंग देखे जाए तो छुट्टी आने का समय कभी भी तय नहीं होता था. तो यू थिंक दैट दैट्स अ बिग बैरियर फॉर चूजिंग फ्लाइट एज अ मोड ऑफ ट्रैवल इन स्पाइट ऑफ एंटाइटलमेंट? मैंने जो एग्जाम्पल कोट किया था कि लास्ट मिनट में चेंजेस कर पाया या कैंसिलेशन कर पाया, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो सुरक्षा जो आपका फैसिलिटी है वो लिया हुआ था. आपके पास थोड़ा एक मेंटल पीस ऑफ माइंड होता है कि यस थोड़ा अगर चेंज भी कर सके तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है अवेलेबल. दैट इज़ वेयर उड़चलो हैज़ मेड द डिफरेंस एंड दे हैव मेड ट्रैवल लुक लाइक अ रूटीन एंड समबडी हु इज़ अ hand holding person there to help soldiers out so that they have all the confidence. गुड मॉर्निंग, जय हिंद. वेलकम टू उड़ चलो के एक और पॉडकास्ट के एपिसोड में आप सबका स्वागत है. मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स के इस सिलसिले में आज बात करते हैं मेकिंग ट्रैवल सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स. तो इस सफ़रनामे का सफ़र शुरू करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट है कर्नल अमित कासोदेकर. Colonel Amit Kasodekar is from artillery. He is a distinguished army officer, commanded artillery regiment. He is in fact one of the rare and unique army officer जिन्होंने artillery में होते हुए telecommunication engineering भी complete की हुई है. He is a qualified telecom engineer. Retirement के बाद he has held many important appointments including in the army headquarters. And thereafter he's working in the corporate since last 7-8 years and leading a successful second career. Welcome Amit, welcome to the show. Thank you Colonel Tingray. It's my pleasure being here and share my experience with you. I have been associated with Urchalo for quite some time, so we'll discuss. Since ये हमारा episode purely फौजियों की life travel से लेके कैसे start हुई, क्या पुराने ज़माने में कैसे था, कैसे अभी तक बदलाव आ गया, क्या उड़चलो कोई उसमें हेल्प कर पाई, हमारा कोई हाथ लग गया उसमें टू मेक ट्रैवल सिंपलर फॉर द सोल्जर्स, बिकॉज उड़चलो का मोटो है मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स. तो क्या वेर वी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, बेसिकली हमको ये बात करनी है. सो अगर आप देखिए, आप यू आर कमीशन इन 1996. तो आपको अगर आप पुराने ज़माने में आपके टाइम की बात याद करें तो कैसे होता था सफ़र, या फिर अगर हम उससे पहले भी चले जाए और आपका बचपन से लेके प्री आर्मी सर्विस में ट्रैवल कैसे होता था, उसके बारे में क्या याद है आपकी? सो प्री आर्मी सर्विस जर्नी यूज्ड टू बी वेरी नॉर्मल, मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस. बट जैसे फौजी के लिए ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फौजी हमेशा उसका ड्यूटी स्टेशन कहीं और होता है, भारत के किसी एक कोने में होगा, और उसका जो होम स्टेशन है वो कहीं और होगा. एंड इसीलिए ट्रैवलिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फौजीज़ लाइफ. तो और पहले डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते थे, डिस्टेंस वही है लेकिन अभी समय कम हो गया है और तब समय बहुत ज़्यादा होता था. जैसे ट्रेन एंड रोड, ये दो इम्पॉर्टेंट फैसेट्स होते थे ट्रैवल के, और जर्नी इसी के सेंट्रिक होती थी, तो इसलिए समय बहुत ज़्यादा लगता था. ट्रैवल बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होता था. जैसे कि आपको प्लान बहुत करना पड़ता था. जैसे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं होती थी. तो एक बार आपने, वो वाटरफॉल मॉडल की तरह होता था कि एक बार आपने तय कर लिया भाई यहाँ से
अगर पुणे से जम्मू जाना है तो पुणे से जम्मू जाना है, आपने ये ट्रेन का रिजर्वेशन कर लिया, 48 घंटों का सफ़र है, तो वो आपने तय करना है और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर होते थे। तब ना कोई इंटरनेट होता था, ना कोई मोबाइल फ़ोन होता था, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए भी बहुत कम होते थे। तो इसलिए सफ़र जो होता था वो अपने ही मस्ती में होता था और उसके अलग अलग पहलू होते थे। So what was the hardest part in planning this journey in this entire thing? एक तो there I'm sure जैसे कि आप बोल रहे हैं कि there were multi modes were involved for a army officer। हम शुरू से अगर निकल रहा है, if say for example if you are deployed on a mountain range, तो आप शायद शुरू में चलते आ रहे या खच्चर वच्चर पे आ रहे बैठकर, फिर आप कोई 1 टन से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बड़ी गाड़ी शक्तिमान या 3 टन या 5 टन नहीं चलेगी। then you change over to some other thing, if you are lucky you will get a जोंगा or something, फिर आप कॉन्वॉय में ट्रैवल करोगे, फिर ट्रेन में ट्रैवल करोगे। कैसे होता था ये सारा इतना क्लॉक लाइक प्रिसीजन में प्लानिंग में क्या मुश्किल आती थी? फौजी के अगर आप ट्रैवल के ज़रिए देखें तो फौजी ट्रैवल क्यों करता था? एक तो छुट्टी, घर से ड्यूटी स्टेशन आने जाने के लिए, दूसरा होता था टेम्परेरी ड्यूटी, कहीं फौजी ही एक स्टेशन से दूसरे फौजी स्टेशन जाने के लिए, तीसरा होता था एक परमानेंट मूव्स होते थे, जैसे आपका यूनिट मूव हो रहा है या आपकी खुद की पोस्टिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 3 मेजर ज़रिए होते थे और जो छुट्टी होती थी वो साल में आप 2 या 3 बार छुट्टी ज़रूर आते थे। तो छुट्टी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैवल का एक पहलू होता था और उसमें अगर प्लानिंग देखे जाए तो छुट्टी आने का समय कभी भी तय नहीं होता था। बहुत मुश्किल होता था कि आप बिल्कुल दिए हुए समय पे प्लान करके छुट्टी चलें। और जैसे आपने बोला था कि रेल हेड वहाँ से जर्नी रेल में होती थी, लेकिन वहाँ तक आने के लिए आपका सफ़र होता था या तो बाय रोड होता था, जैसे आप 1 टन या जो भी अवेलेबल ट्रांसपोर्ट होता था उसमें आता थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जब रिजर्वेशन हो उसी टाइम तक आप पहुँच जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स और वेदर कैलेमिटीज़ बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते थे। तो घर आने के लिए बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट ट्रैवल मोड होता था, लेकिन आप ओवरकम करते थे क्योंकि आप घर जा रहे होते थे। तो उस खुशी में आप सारे वो डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करते थे और आसान से पहुंच जाते थे। लेकिन जब घर से ड्यूटी स्टेशन जाते थे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास रिजर्वेशन होता था, आप पूरे प्लानिंग के और तैयारी के साथ जाते थे। सही बोला आपने, मुझे भी याद है क्योंकि हम तो वॉकिंग पे आते थे कश्मीर से, पहाड़ों से। इवन वॉकिंग वाज आल्सो नॉट अश्योर्ड। करेक्ट, क्योंकि आप वॉकिंग कॉलम से आ रहे हो एंड आगे लैंडस्लाइड का खतरा है, एवलांच आने का, एवलांच वार्निंग इशू हो गया, तो इवन फॉर अ वॉकिंग कॉलम यूज टू गेट स्टॉल्ड, बोला देयर इज नो मूवमेंट, तो आप उधर बैठ गए। तो मुझे ये फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी अनसर्टनिटीज़ है इसमें। इट इज़ लाइक 4th डिग्री इनडिटर्मिनेंट वाला इक्वेशन होगा वो, कि आपका इवन वॉकिंग पार्ट इज़ नॉट अश्योर्ड, देन योर व्हीकुलर इज़ नॉट अश्योर्ड, रास्ते में कोई आईडी फट गया वो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अश्योर्ड। तो इसमें कैसे, क्या प्लानिंग में क्या ज़रूरत होती थी? क्या आप बहुत सारा अलाउंस रखते थे कि या बुकिंग ही नहीं करते थे, या ऐसे कितनी बार होता था कि आपने ये सारा प्लान किया है शुरू से लेके एंड तक, फर्स्ट मोड से ऑन फुट, देन से ऑन म्यूल्स, और से लाइट व्हीकल, देन अ हेवी व्हीकल, देन इन कॉन्वॉय, देन ट्रेन, ये कितनी बार सक्सेसफुली पार हो जाता था पूरा? अगर कहा जाए तो फौजी कभी भी कोई भी चीज़ प्लानिंग के बगैर नहीं करता है। मीन्स चाहे वो छुट्टी जाना हो या चाहे कोई ड्यूटी का काम हो, फौजी हमेशा प्लानिंग करता है। तो उस ज़माने में क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, तो प्लान ए बनता था, प्लान बी बनता था, प्लान सी, प्लान डी, ऐसे आप 4-5 प्लान बनाते थे कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। और सबसे बड़ी तकलीफ़ होती थी ट्रेन का रिजर्वेशन मिलने में, क्योंकि एक तो लिमिटेड सीट्स होती थी और अगर आपकी वो ट्रेन चूक गई तो ऐसे नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे का टिकट मिल जाएगा, या तो आपको पूरी कार्रवाई दोबारा शुरू से करनी पड़ती थी। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता था। और ये तो रही, आप अपनी खुद की बात कर रहे होंगे एज अ यंग ऑफिसर उस दौरान। एक जवान का कैसे होता होगा, जवानों का इसके बारे में, और उनके लिए कौन प्लानिंग करता था? क्या पहले तो उनको इतनी डिड दे हैव सो मच फ्रीडम टू प्लान फॉर देमसेल्व्स,
did they have so much control over their time to plan for themselves, या कोई और करता था, या कोई कंपनी लेवल, प्लेटून लेवल, बैटरी लेवल प्लानिंग होती थी उनकी? जनरली जर्नी हमेशा, चाहे वो अफसर हो चाहे जवान हो, प्लानिंग वो खुद का ही करता है और उसके लेवल अलग अलग होते हैं कि अफसर थोड़ा मेटिकुलसली और प्लान करेगा, 3-4 ऑप्शंस वर्कआउट करेगा। हो सकता है अफसर के लिए, जैसे आपने बोला, जोंगा अवेलेबल किया जाए तो एक जगह से दूसरी जगह एटलीस्ट रेड हेड तक वो पहुंच सकता है। लेकिन जवान जो भी सोल्जर है वो हमेशा कॉन्वॉय से आता था, तो कॉन्वॉय की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके वो बाउंड्रीज़ में चलता था। तो इसलिए एक सोल्जर को अगेन छुट्टी आना मीन्स ड्यूटी स्टेशन से घर आना, उसका कोई प्लान होता नहीं था वो, क्योंकि बना नहीं पाते थे। लेकिन जब घर से ड्यूटी स्टेशन जा रहे हो तो तकरीबन सब लोग रिजर्वेशन के साथ चलते हैं। ओके, जस्ट टू गिव अ फिगर यार्डस्टिक टू द पीपल, कितना टाइम होता था जब आप छुट्टी, आपकी पोस्ट या डिप्लॉयमेंट की लोकेशन है वहाँ से शुरू होके घर पहुँचने तक? से फॉर एग्जांपल आप कश्मीर से पुणे ले लीजिए, तो अमूमन कितना टाइम गुजरता होगा इसमें? कम से कम 3 या 4 दिन। ओके, 2 दिन तो आपका रेलवे का जर्नी होता था, फिर जहाँ भी आप डिप्लॉयड हो, रेल हेड से कितना आगे हो उसके ऊपर ये पूरा निर्भर करता था कि वहाँ से कनेक्टिविटी क्या है, कॉन्वॉय से कनेक्ट कर रहे हो या कैसे जा रहे हो, तो वो आगे का टाइम आपका पूरा सिचुएशन के मुताबिक होता था। कैन यू गो बैक एंड फील द एंग्जाइटी? वाज इट हाउ इट यूज्ड टू बी? आप छुट्टी निकल रहे हो, आपको 5 दिन के बाद घर पहुंचना है, तो यू आर एंग्शियस थ्रू आउट और फ्रस्ट्रेटेड, और क्या होता था? नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, बिकॉज छुट्टी जाने की खुशी होती थी। जैसे मैं अपना ट्रेन मिस हो गई तो मेनी टाइम्स ऐसे ही होता था कि ट्रेन का रिजर्वेशन ही नहीं होता, तो मिस होने का चांस ही नहीं होता था, तो जो मिलता था उससे हम चलते थे। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि हमारे यूनिट जम्मू के थोड़ा नज़दीक थी डिप्लॉयड, और वहाँ पे बास्केटबॉल टूर्नामेंट थी। हमने बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया, तो मैं और मेरे साथ में हम 2 लेफ्टिनेंट होते थे, दोनों टीम का हिस्सा थे। तो कमांडिंग ऑफिसर ने ऐलान कर दिया, भाई पूरी टीम को 14 दिन की छुट्टी। तो उसी दिन शाम को मैच हुआ, रात को 12 बजे हमने ट्रेन पकड़ी, चक्की बैंक रेलवे स्टेशन है पठानकोट के पास, वहाँ से हमने झेलम एक्सप्रेस पकड़ी, क्योंकि मैंने आना था पुणे और मेरे साथ वाले जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने उड़ीसा जाना था, तो दिल्ली तक का सफ़र हमारा कॉमन था। कोई रिजर्वेशन नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था रिजर्वेशन का वगैरह, तो हम गिरते पड़ते वहाँ पहुँच गए स्टेशन। वहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट में हमने बोर्ड किया, और जो ऊपर जहाँ सामान रखने का जगह होता था वहाँ चढ़ के हम सो गए, और सुबह 10 बजे ही हमारी नींद खुली। तो वहाँ से फिर हम अपने अपने रास्ते गए, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो डिफ़िकल्टीज़ ऐसे महसूस नहीं होती थी। आज के ज़माने में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बिना रिजर्वेशन के ऐसे, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो चाहे सोल्जर हो, कोई भी ऐसे सोच नहीं सकता है, क्योंकि आजकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आजकल काफ़ी हमारे पास एवेन्यूज़ हैं कि हम जर्नी के लिए कई सारे मोड्स ले सकते हैं। एक वेरी पॉपुलर फ्रेज या वर्ड था उस टाइम, 73 नंबर सीट। तो क्योंकि 72 सीट होते हैं स्लीपर क्लास में, तो 73 नंबर सीट मतलब टॉयलेट के साथ आप अपने बैग के ऊपर बैठ के आ जाओ। तो लोग नॉर्मली ये होता था कि छुट्टी जा रहे हैं, बुकिंग हो गया, बोला हो गया, 73 नंबर सीट मिल गया मेरे को। तो दैट इज़ हाउ इट वाज। बुकिंग, ट्रैवलिंग रिजर्व्ड वाज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ लग्जरी। बट ऐसे टाइम पे फ्लाइंग क्या आपके होराइजन में था? यू इमेजिन समटाइम्स कि इसका ईजी तरीका, आज आप क्या सोचते हो? टिकट नहीं मिला मेरे को, कल अचानक जाना है, तो ट्रेन देखा आपने नहीं है, तो इमीडिएटली यू स्विच ऑन टू फ्लाइंग। आई एम नॉट बेसिंग दिस ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन। आप अमूमन इट कम्स फॉरवर्ड एज अ ऑप्शन, बट क्या उस टाइम था, क्या ये ऑप्शन आपके रडार पे आता था? शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि 2 चीज़ें होती थी। एक तो अवेलेबिलिटी थी ही नहीं, जैसे हर जगह एयरपोर्ट्स होते नहीं थे, तो नज़दीक वाला एयरपोर्ट बिल्कुल जम्मू, और फ़्लाइट्स भी बिल्कुल गिनी चुनी होती थी तब। आजकल जैसे लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वैसे सीन था ही नहीं, तो अवेलेबिलिटी नहीं थी।
और कॉस्ट भी अच्छा खासा होता था। एंटाइटलमेंट नहीं होती थी, आपको एंटाइटलमेंट सिर्फ रोड और ट्रेन का होता था, फ़्लाइट का कभी कोई सोचता ही नहीं था। तो वो कभी रडार में आता ही नहीं था। तो जब 4-5 साल की सर्विस हुई तब जाके मैंने अपनी पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लिया। कैसे सोचेंगे आप उसके बारे में? सो पहले How was the experience? पहला एक्सपीरियंस तो बिल्कुल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में था, ऑफिशियल ड्यूटी में था। वो मेरी फर्स्ट एयर जर्नी थी, लेकिन वो कार्गो एयरक्राफ्ट था, तो सारा सामान वगैरह उसके साथ मैंने सीट पे ट्रैवल बैठने किया। को आपके लिए? नहीं, बिल्कुल सीट वो साथ वाले, वो साइड वाले बेंच थे। आपने बेंच थे। तो वैसे मेरा फर्स्ट एयर एक्सपीरियंस था। लेकिन बाद में जब 5-6 साल का सर्विस हुआ तो अर्ली 2000 में मैंने पहला एक फ़्लाइट से ट्रैवल किया था। दिल्ली से पुणे आया था, मुझे याद है, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। तब बाकी ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते थे, लेकिन वो एक लग्जरी वाला एक्सपीरियंस था और अभी भी याद रहता है वो। तो डिड इट फॉलो अप विथ फर्दर ऑल जर्नीज बाय एयर, और वो दैट वाज वन ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर भूल गए? इट वाज वन ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि एक तो पैसा जेब से डालना पड़ता था और अवेलेबिलिटी नहीं थी। उससे अच्छा मीन्स और माइंडसेट नहीं था। मेन चीज़ ये है कि माइंडसेट नहीं था। अगर एयरक्राफ्ट का हम सोचते ही नहीं थे कि जल्दी से आओ, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ो, जो भी मिले और निकल पड़ो। ये माइंडसेट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे, जहाँ हमने काफ़ी मेहनत की है और जहाँ आई थिंक एज अ उड़ चलो वी वुड लाइक टू टेक राइटफुल क्रेडिट उसके बारे में। बट आपने कुरियर उसकी एयरफोर्स के जहाज़ की, लॉजिस्टिक जहाज़ की बात की, देन आई मस्ट से यू आर वेरी लकी कि आपको बेंच सीट मिला। हमने तो बहुत बार सब्जी के ऊपर बैठकर, वो नेट होता था बीच वाला, उसके ऊपर बैठकर ट्रैवल किया हुआ है। आई एम श्योर बाद में आपने भी किया होगा, जो रिटर्निंग कुरियर जाता था चंडीगढ़ से। नहीं, बिल्कुल वो सब्जी पूरा कुरियर, उसका नाम ही सब्जी कुरियर हाँ, होता था। पूरा उसमें आपके मुर्गे होते थे, अंडे होते थे, सब कुछ आपका राशन जो होता था, आटे की बोरी, ये चावल की बोरी, सब नीचे रखा होता था और उसके साथ में आप बैठे हुए थे। एनी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफिकल्ट जर्नी जो आप याद करेंगे कि मतलब आज के बच्चों को अगर आप बता दो कि ऐसी जर्नी होती थी, वो विश्वास ना करें? ऐसी कोई डिफ़िकल्ट जर्नीज तो बहुत सारी हैं, पर एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरा रहा है ज़िंदगी में। जब हमारी वो ट्रेन्स जब मूव होती थी, मीन्स यूनिट जब एक लोकेशन से दूसरी जगह जाता था, पूरे ट्रेन हायर होती थी और पूरे एक यूनिट की ट्रेन होती थी और उसमें कम से कम 10-12 दिन लग जाते थे। तो हमने जाना था, यहाँ संभाजी नगर से हमारा जर्नी था जम्मू तक, और हम भुसावल मेजर रेल हेड है, तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 दिन रुके रहे। तो काफ़ी वो अनबन थी और मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो झांसी रेलवे स्टेशन पहुँचे हम 4 दिन बाद। तो हमारे एडजुटेंट, मैं लेफ्टिनेंट था, एडजुटेंट ने उतार दिया कि जाओ ज़रा स्टेशन मास्टर से बात करके आओ ताकि ट्रेन जल्दी निकले। और मैं जब स्टेशन मास्टर से बात करने गया तब उन्होंने बोला कि कप्तान साहब, दो मैं लेफ्टिनेंट था, लेकिन उन्होंने बोला, कप्तान साहब कहीं वो तो नहीं है जो ट्रेन आपकी जा रही है? मैंने बाहर देखा तो हमारी ट्रेन निकल पड़ी थी। तो मैं पीछे से भाग रहा था, लेकिन मैं वो मूवी की तरह उसको पकड़ नहीं पाया। तो हमारे एडजुटेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया। तब ना मोबाइल होता था, ना कुछ कम्युनिकेशन के ज़रिए होते थे। तो उन्होंने एक बंदे को उतार दिया, एक सोल्जर को उतार दिया, और उसके हाथ में तब 500 का नोट भी नहीं होता था, तब 100 के 3-4 नोट उन्होंने पकड़ा दिए और बोला कि साहब को लेके आ जाना। तो मैं झांसी रेलवे स्टेशन पे जब बिल्कुल, और पीछे से वो कमेंट ना, वो मेजर साहब ट्रेन नहीं मिलने वाली आपको, मैं अपना दौड़ रहा हूँ, जो स्प्रिंट लगा रहा हूँ। तो बाद में वो मेन लाइन पे उन्होंने ट्रेन डाली थी और मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली भी नहीं, क्योंकि वो जाखड़ जिंद रास्ते से लुधियाना पहुँचने वाली थी। फिर मैं लुधियाना स्टेशन जाके वेट कर रहा था और तकरीबन 30-36 घंटे बाद वो ट्रेन आई और फिर मैंने अपने यूनिट के साथ दोबारा मिलाप कर लिया। ओके, तो आप रेगुलर ट्रेन से पहले पहुंच गए आपकी जो यूनिट मूव के, बिकॉज यूनिट मूव वाली ट्रेन को लो प्रायोरिटी होती है। करेक्ट, लो प्रायोरिटी होती है। सिंस आप आर्मी यूनिट मूव एंड रेलवे की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक वाकया याद आ गया जो किताब में डिफेंडिंग इंडिया में लिखा हुआ है। मेजर जसवंत सिंह, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, एक्स एनडीए थे आपकी तरह और हमारी तरह। तो उन्होंने अपना एक वाकया लिखा है बिहार, जो वो झांसी बबीना में, ही वॉज फ्रॉम आर्मड कोर आई थिंक। तो वो और उनके एक फ्रेंड वहाँ पहुँच गए
रेलवे स्टेशन पर एंड देखा ट्रेन तो है नहीं, तो स्टेशन मास्टर के पास गए एंड स्टेशन मास्टर को पूछा वेयर इज़ द ट्रेन। तो वो उस ज़माने के थे, काफ़ी जस्ट इंडिपेंडेंस होने वाले, एंग्लिसाइज ब्रिटिश मिलिट्री वाले। तो स्टेशन मास्टर ने बोला ट्रेन तो चली गई। तो उन्होंने लिखा है कोट अनकोट में कि उनके फ्रेंड ने बोला व्हाट डू मीन बाय चली गई, गेट अनदर वन। तो आई जस्ट रिमेंबर्ड दिस इंसिडेंट व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेन जर्नी ऑफ यूनिट। So fast forward today, how do you feel now that travel has become so much more accessible, even by train से भी और एरोप्लेन से भी, और इतनी सारी ऑप्शंस है, अफोर्डेबल है मोस्ट ऑफ देम, बुकिंग इतना क्लिक ऑफ द बटन पर है। तो हाउ डू यू सी द चेंज फ्रॉम द डिफेंस फौजियों के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो चेंज तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मीन्स पहले क्या होता था, आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते थे, तो आपको वही गिने चुने ऑप्शंस में मत्थामारी करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। मीन्स बाय एयर है, देन आजकल हर कोई बाय एयर ट्रैवल कर रहा है, देन ट्रेन का ऑप्शन है आपके पास, बाय रोड का भी ऑप्शन है, कैब्स रेडीली अवेलेबल है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास तो माइंड में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो कॉस्ट है, लेकिन जो ऑप्शंस आपको चूज़ करने पड़ते हैं, जब आपके पास 100 ऑप्शंस हैं तो कौन सा मैं बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए है ये बताने वाला कोई नहीं होता है, और उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चीज़ें बिल्कुल बदल गई है, बट अच्छे के लिए बदली है। तो ये एंटाइटलमेंट कब बदली हुआ, कैसे हुआ, और किस किस को तो वाज द चेंज एक्सेप्टेड रेडीली, और क्या आपको एरोप्लेन, आई बिलीव अभी एरोप्लेन इज ऑथराइज एंटाइटल्ड मोड ऑफ ट्रैवल, वो आ गया, तो वाज इट वेरी इजी फॉर एवरीबडी टू ट्रैवल, और फिर हेजिटेशन था? एंड जीसीओ जवानों के लिए कैसे था ये सिचुएशन, एंटाइटलमेंट का चेंज? मेरी याददाश्त के मुताबिक ये 6th पे कमीशन में लागू किया गया था फर्स्ट, लेकिन तब सिर्फ ऑफिसर्स के लिए लागू किया गया था इनिशियली, और एंटाइटल्ड क्लास काफ़ी बढ़ गया था। लाइक जेसीओज एंड सोल्जर्स के लिए भी AC 3 टायर, AC 2 टायर उन्होंने एंटाइटल कर दिया था। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि माइंडसेट सबसे बड़ा कमज़ोरी है इंसान का, कि आप मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो शुरू में ऑफिसर का हो, फिर बाद में जेसीओज या आपके जो सोल्जर्स हैं उनके लिए भी वो मेंटल एडॉप्टेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट ऑफ माइंडसेट एंड कैसे हमने किया, क्योंकि ये जब रूल नया आ गया तो मुझे याद है कि मैं भी उस टाइम सर्विंग कर रहा था, मेरी एंटाइटल थी, फिर भी मैंने कितने दिनों तक इसको यूटिलाइज़ नहीं किया बाय एयर, बिकॉज वो हेजिटेशन था कि क्या होता होगा, द फियर ऑफ ग्लिट्स एंड वो आप बोलो आदत ये था नहीं, इट वॉज नेवर ऑन योर रेडार। फिर जब ये रेगुलेशन आ गया एंड जेसीओज जवानों को AC 2 टायर एंड 3 टायर हो गया ORs एंड जेसीओज के लिए, देयर वाज अ रेगुलेशन जिसमें दे कुड ट्रैवल बाय अंडर ओन अरेंजमेंट, जिसमें दे कुड क्लेम दिस कॉस्ट, एंड उस टाइम एवरेज टिकट फेयर वाज स्लाइटली अबाउ देयर एंटाइटल। तो हम ये चाहते थे कि आप अपना क्लेम करिए, यू AC 2 टायर 3 टायर इज़ अराउंड 3500 आपको क्लेम हो जाएगा, या 2900 हो जाएगा, 3600 to 3800 में बाय एयर ट्रैवल होता है, वाई डोंट यू ट्रैवल। मगर उस टाइम वो माइंडसेट वाला इशू बहुत आता था। तो आई वुड वांट टू टेक अ क्रेडिट एज पार्ट ऑफ उड़ चलो कि हमने बड़ी मेहनत की, मतलब वी हैड अराउंड 85 ऑफिसेस कैंट में, वो सारे लोग, मैं खुद कितनी बार जाता था, एंड वी यूज टू एक्सप्लेन टू देम कि आपको एंटाइटल्ड है, ये छोटा सा पैसा डालना है, आप जा सकते हो। आई यूज टू इनफैक्ट हैव प्रेजेंटेशन में the salary chart of junior lecturer, junior manager and a Naik equivalent of the army, and I used to show him कि आप देखो सैलरी में आप किसके बराबर हो, and look at him, how is he traveling, how are you traveling, and मुझे पता है क्या कष्ट है आपको, you have that hesitation, तो आप take that thing off your mind and जाओ बिंदास, आपने पैसे दिए। तो it was like a हनुमान moment, we had to tell them that you are capable of it and you can do it। तो हमने काफ़ी मेहनत की।
बट आजकल वी कैन सी अ लॉट ऑफ soldiers also traveling by नहीं, air. बिल्कुल। I think I would think that we can take a rightful credit for this change of mind. नो एब्सोल्युटली। आपने और नोटिस किया ऐसा कुछ हमारे यस यहाँ? यस, और बिल्कुल एक तो ये कॉन्फिडेंस लेवल का चीज़ है जहाँ माइंडसेट आपका है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। दूसरा और एक माइंडसेट का इशू है कि हमारा एक फिक्स माइंडसेट होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि यूनिट पालमपुर में होती थी, हिमाचल से आते थे, पठानकोट नियरेस्ट रेल हेड होता था, तो वहाँ से एक सेट माइंडसेट होता था कि पठानकोट से दिल्ली आना है और फिर दिल्ली से आपने जहाँ भी पुणे मुंबई जाना है तो आप बाय एयर जा सकते हो या जैसे जा सकते हो। लेकिन मुझे याद है आपका एक शायद ऑफिस था पठानकोट में, तो वहाँ पे वो माइंडसेट ऐसा चेंज किया कि आपको क्यों जाना है दिल्ली, आप यहाँ से 100 किलोमीटर पे अमृतसर पे एयरपोर्ट है, अमृतसर से आप मुंबई फ्लाई करो, आपकी फ़्लाइट AC 2 टायर से सस्ते टिकट में, क्योंकि अमृतसर वो टियर 3 में आता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हर एक कोई नहीं बता सकता है। करेक्ट। और अगर आप इंटरनेट पे भी आज के दिन डालोगे सर्च में, तो वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, तो इसके लिए आपको कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ज़रूरत है। एंड आई थिंक वहाँ पे आपके ऑफिस ने काफ़ी एक अच्छा काम किया। और हमारे पैन इंडिया पे ऑफिस थे सारे, हर जगह पे अराउंड 85 ऑफिसेस थे इनसाइड कैंटोनमेंट, एंड ऑल दीज ऑफिसेस वर मैन्ड बाय द फौजीज देमसेल्व्स। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाने में एक फौजी ही दूसरे फौजी को कॉन्फिडेंस दिला सकता था। गुड दैट यू नोटिस्ड, आपने ये नोटिस कर दिया, थैंक यू सो मच। आप अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा ट्रैवल स्ट्रगल की कोई मेमोरीज होगी आपकी? बिल्कुल है। ट्रेन वाली भी है, जब स्ट्रगल अलग तरीके के होते थे। जब जैसे एक दिन हुआ कि हम फैमिली के साथ, मैं अगेन रेलवे स्टेशन पहुंचा, हम ट्रेन बोर्ड करनी थी, ट्रेन आई भी थी, लेकिन तब पता चला कि ये तो कल की ट्रेन है, ये इसमें आपका रिजर्वेशन नहीं है, आपकी ट्रेन अभी भी और तकरीबन 18-20 घंटे बाद आएगी। तो फिर वो वैसे वाले स्ट्रगल होते थे। और अभी के अगर मैं बात करूं, पिछले साल की बात है, मेरी यूनिट नॉर्थ ईस्ट में थी, बागडोगरा ट्रैवल करना था मैंने विथ फैमिली, तो मैंने उड़चलो से ही बुकिंग किया था फॉर्चुनेटली, क्योंकि 2 दिन पहले पता लगा कि लड़के का कुछ उसका कॉलेज में रिक्वायरमेंट है और वो बोला मैं नहीं आ पाऊँगा। देन वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी, तो हमने बोला ओके आप 2 दिन बाद आइए और हम पूरा अपना ट्रिप वैसे का ही प्लान करेंगे। तो सेम PNR था, तो PNR को स्प्लिट करना था, PNR स्प्लिट किया, फिर उसको हम वाया कोलकाता गए थे बागडोगरा, वो वाया बैंगलोर 2 दिन बाद आया। तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी थी, उड़चलो ही थी, तो उड़चलो का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। मैं कहना चाहूँगा कि इट वाज अ सिंगल पॉइंट, मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया था कि ये कर सकते हैं क्या ऑप्शन, तो उसने ही मुझे ये ऑप्शन दिए कि 2 दिन बाद आप वाया कोलकाता सेम फ़्लाइट मत लीजिए, वाया बैंगलोर जाइए, वो फ़्लाइट भी सस्ती है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट की गई और फाइनली वो डिफ़िकल्टीज जो थी वो खुशियों में बदल गई। ये हमारा एथॉस रहा है, हमने कोशिश हमेशा की है कि वी डू समथिंग दिस इज विच इज़ यूनिक एंड मोर टू डू इट मोर देन आर बेसिक ट्रांजैक्शनल सर्विस। मतलब इसके आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू एंड द ऑडियंस कि हमने ऐसे काफ़ी बार किए है जो केवल हम एक सेगमेंट को सर्व करते थे, हम भी अंदर वाले थे, हमारे कस्टमर भी अंदर वाले थे, इन ऑल पॉसिबिलिटी हम एक दूसरे को जानने वाले थे। तो कैसे करते, फॉर एग्जांपल 2 वाक्य है एक जैसे, एक में एक ऑफिसर वाज गोइंग एंड हिज यंग डॉटर वाज गोइंग, उसकी छुट्टी अचानक कैंसिल हो गई ऑफिसर की, एंड बट उसकी डॉटर को जाना था। ही सेड अब कैसे करूँ मैं, डॉटर को तो जाना किसी फंक्शन के लिए था, ही वॉज हेल्ड अप फॉर सम ड्यूटी, एंड सेम चीज़ हो गया यहीं पुणे से ही सदर्न कमान में एक ऑफिसर का था। ही वॉज टेकिंग हिज वेरी एल्डरली मदर टू दिल्ली एंड उसकी छुट्टी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई, बिकॉज छुट्टी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होना इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग इन द डिफेंस। सो दोनों जगह पे हमने क्या किया, वी स्कैन्ड द कस्टमर्स हु वेर ट्रैवलिंग। अगर इफ़ यू आर अ नॉर्मल एजेंसी आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल, बट यहाँ हम भले ही इंडिविजुअल हो बट उसके पीछे वी आर अ ग्रुप, वी आर वन सेगमेंट। हमने सब लोगों को बात किया, मैंने खुद ही बात की एक्चुअली। फर्स्ट बंदे से पूछा
कि ये माताजी है, इनको आप ले जा पाओगे? तो वो ही वॉज अ सोल्जर, उसने फ्रैंकली बताया, सर मैं ही खुद लाइफ में पहली बार फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं खुद ही टेंशन में हूँ, आई नॉट बी एबल टू हेल्प। हमने दूसरे को पूछा, उसने बोला मैं छोड़ दूंगा। तो वी रिक्वेस्टेड हिम कि आप ये माताजी को ले जाओ एंड उस पर ड्रॉप कर दीजिए एयरपोर्ट पे, टैक्सी हायर करके ड्रॉप हर होम। बट दैट सोल्जर गॉट डाउन, टैक्सी हायर नहीं किया उसने, वो ओल्ड लेडी को घर छोड़ के वहाँ से फ़ोन किया कि सर माताजी को घर छोड़ दिया, फिर वापस आया, फिर हीज़ फर्दर जर्नी वॉज बाय ट्रेन, तो वो वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन चला गया। तो सिंस यू सेड कि उड़ चलो से सपोर्ट किया, बिकॉज हम वी कुड अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड इन ऑल प्रॉबिलिटी आपको पीछे करने वाला या तो फौजी का बेटा होगा या फौजी का या खुद फौजी होगा, तो वी कुड डू दिस। बट इतना मुश्किल से, पुराने ज़माने की बात मैं फिर से कर रहा हूँ कि इतनी लंबी जर्नी करके आप जाते थे, तो आपके रीयूनियंस या गोइंग होम, वॉज इट अ मच ग्रैंडर और मच मोर इमोशनल इशू दैन नाउ? जो आज अपने सुबह ऑफिस में से निकले, एयरपोर्ट गए, वहाँ से बैठ के घर पहुँचे, लंच के लिए घर पे हो। सो पहले का ट्रैवल देखा जाए तो वो एक एक्सपीरियंस होता था, आजकल ये रूटीन हो गया है। तो एक्सपीरियंस इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अगेन ट्रेन जर्नी, क्योंकि हम बाकायदा ट्रेन से ही ज़्यादा ट्रैवल करते थे, तो इतनी लंबी जर्नी 30 घंटा 40 घंटा जर्नी, तो उस बोगी में जो भी आपके साथ हैं आपको पता होता था कि यार इनके साथ ही चलना है मैंने अगले 2 दिन। तो आप बात करते थे लोगों से, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती थी, उनके एड्रेस लेते थे, नंबर शेयर करते थे, तो एक मुलाकात हो जाती थी, एक नेटवर्क डेवलप होता था, चाहे वो फ़ौजी हो चाहे फ़ौजी ना हो। तो वो चीज़ आजकल नहीं दिखती है, क्योंकि आपका समय किसी के पास होता नहीं है, और हर एक की नज़र सामने नहीं होती है, नीचे होती है मोबाइल पे। तो एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है आजकल। तो अगर आप साथ में बैठे भी हो, इतनी कंजस्टेड सीट्स होती हैं एयरक्राफ्ट में, 3 लोग बैठे होते हैं, लेकिन मैंने सेल्डमली देखा है कि एक दूसरे से बात करके कोई नेटवर्क बनाए, क्योंकि सब अपने मस्ती में रहते हैं। हमने बातचीत में अभी तक काफ़ी बार ये बोला कि छुट्टी कैंसिल होगी, उसकी होगी, ऑफिसर की होगी, जवानों की होगी। तो ये इज़ दिस सच अ बिग इशू एंड समथिंग नीड्स टू बी डन फॉर दैट? इज़ इट, वो अभी भी इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि लोगों की छुट्टी लास्ट मिनट पे कैंसिल होना, एंड देयरफॉर flying by air becoming it's a barrier to fly, choice of air as a travel, because एरोप्लेन में ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कैंसिलेशन फ़ी काफ़ी हेवी होती है। तो यू थिंक दैट दैट्स अ बिग बैरियर फॉर चूजिंग फ्लाइट एज अ मोड ऑफ ट्रैवल इन स्पाइट ऑफ एंटाइटलमेंट? यस, वेरी मच। मीन्स आप फौज की भी बात करो या अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन की भी बात करो, तो आपका अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है। फौजी का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका छुट्टी कैंसिल हो सकता है, या आपका जो टेम्परेरी ड्यूटी है वो ऐसे ही चेंज हो जाता है कि आपके आज नहीं कल जाना है। तो इसीलिए आप कतराते हो, यू हेजिटेट टू बाय एन एयर टिकट के बिकॉज ऑफ हेवी कैंसिलेशन फीस एंड नॉन रिफंडेबल टिकट्स। वो कहने के लिए रिफंडेबल होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली यू लूज लॉट ऑफ मनी। सो इसलिए दैट हेजिटेशन इज स्टिल देयर। सो आपने हैव यू हर्ड अबाउट उड़ चलो सुरक्षा? यू थिंक हमने कुछ, हैव वी बीन एबल टू एड्रेस द इशू to large extent or something? Yes, I would say because there are two types. One is insurance and one is assurance, and I would go more for assurance rather than insurance. And जो आप ये बोल रहे हैं उड़ चलो सुरक्षा, ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, and in fact मैंने जो एग्जाम्पल कोट किया था कि लास्ट मिनट में चेंजेस कर पाया या कैंसिलेशन कर पाया, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो सुरक्षा जो आपका फैसिलिटी है वो लिया हुआ था विथ सम नॉमिनल एडिशनल चार्जेस। आपके पास थोड़ा एक मेंटल पीस ऑफ माइंड होता है कि यस, थोड़ा अगर चेंज भी कर सके तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है अवेलेबल, तो आपका प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। तो इट गिव्स अ गुड, आपको एक पीस ऑफ माइंड और मेंटल सेफ्टी देती है। तो इसी को कंटिन्यूएशन विद दैट, आप व्हेन यू फ्लाई देयर आर सो मेनी अनसर्टनिटीज, नॉट ओनली योर ओन ट्रैवल। आपका बैगेज खो गया, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, या फ्लाइट दूसरी जगह लैंड हो गई, या एयरलाइन ही बंद होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो 2 बार हो चुका है मेरे उड़ चलो के साथ टेन्योर के दौरान, 2 एयरलाइन ही बंद हो गई।
इसमें आप जहाँ से टिकट खरीदते हो, जो भी एजेंसी होती है, लीगली स्पीकिंग इनका उसमें कोई कोई role लाइबिलिटी नहीं नहीं होता, Correct. मतलब यू कांट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे में हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि ये जिससे आप बुक कर रहे हो वो आपके साथ खड़े होने वाला हो, या यू फील अश्योर्ड कि, और यू हैव अ फेस जिसको मैं बात करूँ, Correct. यू थिंक दैट 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 मेक्स अ डिफरेंस? इट रियली हेल्प्स, क्योंकि एक फ़ौजी के लिए, जब फ़ौजी ट्रैवल करता है तो फ़ौजी के लिए बेसिकली वो मटेरियलिस्टिक उसका लगेज का वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रहती है। जैसे आपका जो यूनिफॉर्म होता है, आपके मेडल्स होते हैं, कुछ आपकी पुरानी यादें रहती हैं, तो यू डोंट वांट टू लूज़ देम at any cost, and that is why it becomes very very important for any Fauji, or to that matter any other person also, that his luggage is taken care of. And maximum experience यही रहा है कि luggage अगर कुछ ना कुछ हो जाता है, it is not in anybody's control, or then nobody takes is ready to help you out. जो एयरलाइन का आपका केयर का सपोर्ट लाइन होता है वगैरह, हाफ ऑफ द टाइम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें होती है, एंड मेंटल हैरेसमेंट बहुत होती है ऐसी चीज़ों में। ये तो सामान के लिए हो गया, बाकी देर आर अदर अनसर्टेनिटीज़ कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गया, देन यू आर स्ट्रैंडेड, इट इज़ लैंडेड एट सम अदर प्लेस, और वर्स्ट के सिनारियो में जैसे मैंने बोला एयरलाइन ही कैंसिल हो गया, तो आप किसके पास जाएंगे? तो जब आप एयरलाइन के पास जाते हो, यस, तो यू फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी लाइक फौजी जिनके पास टाइम नहीं है, टू हैव समबडी a buddy in travel sort of thing. Yes, absolutely. It makes lot of difference. It's not only time, it's your mental peace of mind as well. Looking back, how do you see personally, how do you see this evolution of travel in India from train and archaic trains, non-AC से लेके अभी very easy air travel के साथ, this entire evolution, how do you see it? So it has really changed the way we look at it. मीन्स जो पहले जर्नी होती थी बिल्कुल कन्वेंशनल होती थी, आजकल ऑप्शंस बहुत हैं हमारे पास। मीन्स अगर मैंने मान लो आज प्लेस ए से प्लेस बी जाना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं सिर्फ एयर ट्रैवल की भी बात करूं, तो एयर ट्रैवल में ही मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि ये एयरलाइन, फिर कनेक्टिविटी, मैं 1 हॉप 2 हॉप्स जैसे भी, मीन्स मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मुझे कोई एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि मैं एक्चुअली कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम उस मकाम पे पहुँचे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है, तो उसमें से सिलेक्शन इज़ बिकमिंग अ चैलेंज। सो ट्रैवल हैज़ बीन उड़चलो's वन ऑफ द फर्स्ट बिजनेस लाइन। अभी उड़चलो तो इज़ इन मल्टीपल avenues, बिकॉज शुरू से ही हमने अपने आप को कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं बनाया था। वी हैड डिसाइडेड दैट वी विल मेक लाइफ सिंपलर फॉर सोल्जर बाय वॉट एवर मीन्स इट टेक्स। तो हमने अभी हाउसिंग किया हुआ है टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू बाय हाउसेस, फाइनेंशियल किया है हमने, टैक्स फाइलिंग एंड अदर इन्वेस्टमेंट थ्रू अस, सो दैट ईजी करने के लिए, एंड वी आर कमिंग अप विथ अदर थिंग्स। आई होप वी हैव बीन एबल टू डू what do you say, how do you rate us that हमने कैसे किया ट्रैवल में? Have we really made travel safer for or simpler for defense services? Have we done something that we can take credit for? Yes, certainly. And means I would like to make a mention that, as you brought out earlier in this conversation, that change of mindset, because that has been a very important, I think, where Urchalo has played an important role to change the mindset of Indian soldier, that what he or she can do and what all avenues are available, what all options are available. So I think that is where Urchalo has made the difference, and they have made travel look like a routine, and somebody who is a hand-holding person there to help soldiers out so that they have all the confidence. कुछ लास्ट में आप हमारे लिए कुछ बताना चाहेंगे कि डू दिस डू दैट, ये मत करो, ये अच्छा करो, या ट्राई दिस? No, I think you should continue the good service what you are doing, and because one of the good important facet of Urchalo is the agent who is talking to you. Starts with Jai Hind, and so that makes you feel comfortable. Means ऐसे एहसास होता है कि ये भारत का ही हिस्सा है, and it becomes very close to your heart, and so they should continue the way they are doing it, and I think
competition is very much there, and margins are very, very less these days, I understand. But I think you should continue to do what you're doing. Colonel Amit, thank you so much for coming. No, my and pleasure. guiding us. My pleasure sharing my experiences with you all, and thank you very much for having me here. Thank you so much, guys. See you next Thank time. you.